तो ये जो एरिया है फंडिक एरिया, इधर ग्रेलिन हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। देर आर सर्टेन हार्मोन्स विच आर एंटी इनक्रेटिन। हार्ट अटैक के चांस या स्ट्रोक आना, रेटाइनोपैथी मतलब जो आंख खराब होना, एम्पुटेशन क्योंकि वैस्कुलोपैथी हो रहा है क्योंकि वेसल खराब हो रहा है और एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ना, ये हाई चांसेस है 8 साल के बाद अगर HbA1c परसिस्टेंटली 8 है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरीके के शोध होते रहते हैं। एक आम हिंदुस्तानी डायबिटीज से कितना परेशान है, इसके बारे में अगर जानना है तो तमाम तरह के डेटा भी मौजूद हैं। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने ऐसा शोध किया है जिससे कि डायबिटीज महज 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। और खुद बताने के लिए हमारे साथ सर्जन डॉक्टर मंजुनाथ सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छा शोध किया है। क्या है ये सर पूरा शोध, इसके बारे में जरा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज होती क्या है और किनको सर्जरी की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पोल। मैं एक सर्जन हूँ, एडिशनल प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली। तो डायबिटीज़ तो सबको मालूम है कि इंडिया इज़ आल्सो ए कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक्स। ये तो नई चीज़ नहीं है, सबको मालूम है, ये डेटा भी एंड इन्फॉर्मेशन भी। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि इंडिया इज़ आल्सो ए कैपिटल सिटी ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। तो इंडिया इज़ राइट नाउ फेसिंग डबल एपिडेमिक, एक डायबिटीज़ एंड अनदर वन इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अब ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कैन एक्सेलरेट और कॉज ऑर्गन फेल्यूर एट एन अर्ली ड्यूरेशन। ठीक है, अब हम एक आम भाषा में लोगों की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि HbA1c जिसको हर कोई टेस्ट कराता है, उसका क्या लेवल होना चाहिए और किस लेवल पे क्या क्या ऑर्गन फेलियर के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज़ कंसिडर करने के लिए। HbA1c ये 3 मंथ के एंड, जनरली एवरी 3 मंथ के एंड में हम चेक करते हैं क्योंकि 3 महीने के बाद हमें मालूम होता है। HbA1c एंड द ड्यूरेशन ऑफ अकरेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये दोनों का रिलेशन इन्वर्सली होता है। द मोर द HbA1c शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ अकरेंस। से फॉर एग्जांपल अगर किसी का HbA1c 8 है तो 8 साल के बाद जनरली और परसिस्टेंटली 8 है फॉर ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो 8 साल के बाद इनका किडनी फेल होना, हार्ट अटैक के चांस या स्ट्रोक आना, रेटाइनोपैथी मतलब जो आंख खराब होना, एम्पुटेशन क्योंकि वैस्कुलोपैथी हो रहा है क्योंकि वेसल खराब हो रहा है और एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ना, ये हाई चांसेस है 8 साल के बाद अगर HbA1c परसिस्टेंटली 8 है। वैसे अगर HbA1c 12 हो जाता है, परसिस्टेंटली हाई रहता है, तो इनकी ड्यूरेशन लेस देन 6 ईयर्स होती है ऑर्गन डैमेज होने की। और जिनका 6.5 HbA1c है उनका 15 साल तक ऑर्गन डैमेज होने की चांस होती है। ठीक है, तो अब जिस हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, उस डायबिटीज़ में सर्जरी की नौबत कब आती है। सो देखिए, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ अभी भी लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस है। जब ये लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं काम करते तब मेडिसिन लेने की शुरू हो जाती है और मेडिसिन कंटिन्यू होती है टू मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ HbA1c, फास्टिंग, पोस्टपैंडियल हाइपोग्लाइसेमिया, जो शुगर लेवल सारा में देख के करते हैं। अब मोर देन 3 मेडिसिन, देखो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का डेफिनेशन इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड अभी भी। वेस्टर्न लिटरेचर कुछ और बोलता है, हमारे लिटरेचर जो यूनिट की प्रोटोकॉल्स है जो हम मेंटेन करते हैं, जो डेफिनेशन रखा है वो डिफरेंट है। वेस्टर्न लिटरेचर ये बोलता है कि HbA1c मोर देन 7 ऑन एटलीस्ट 2 एंटी डायबिटिक मेडिसिन। हमारा जो है प्रोटोकॉल हम यही बता रहे कि 7.5 HbA1c परसिस्टेंट, एटलीस्ट मोर देन और इक्वल टू 3 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स विद एंड विदाउट इंसुलिन, एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़। हम इन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ समझते हैं। और अनकंट्रोल डायबिटीज़ और इरेस्पेक्टिव ऑफ HbA1c अगर ऑर्गन डैमेज लेके आ जाता है पेशेंट, तो उनके लिए हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, मेटाबॉलिक सर्जरी फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम आते हैं कि सर्जरी कैसे होती है। हमारे सामने में एक डेस्कटॉप है और डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा स्टमक का पोर्शन है और कैसे कैसे इसमें सर्जरी करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आती है जिसमें कि कहाँ से इंसुलिन, कहाँ से हार्मोन, कहाँ से तमाम तरह की चीज़ें सेक्रेट होती है, जैसे खाने की बात। ये स्टमक है, ये नॉर्मल अनाटॉमी वाला स्टमक है, ये फंडस है, ये बॉडी है, एंट्रम पाइलोरस है। तो ये जो एरिया है फंडिक एरिया, इधर ग्रेलिन हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। देर आर सर्टेन हार्मोन्स विच आर एंटी इनक्रेटिन। जैसे ग्रेलिन होता है,
और उसके बाद लेप्टिन होता है, उसके बाद ग्लूकेगॉन होता है, और ये एक हार्मोन है जीआईपी। तो ये जीआईपी हार्मोन दो तरीके से काम करता है। इसका नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन करके बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड होता है जीआईपी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये दो तरीके से काम करता है। इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वो इंसुलिन सिक्रेट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इन डायबिटीज़ पेशेंट इट कैन बी एंड मतलब वो ग्लूकेगॉन सिक्रेट करने की कोशिश कर सकता है। मतलब जैसे कि एसोफेगस के जो नली है जो वहाँ पे ये इसोफेगस है, यहाँ से जब और फल ये आएगा। ग्रेलिन वगैरह, एक तो हार्मोन इधर ग्रेलिन है और बाकी लेप्टिन वगैरह दूसरी जगह से सीक्रेट होता है। तो हम सर्जरी में क्या करते हैं, नहीं, सर्जरी से पहले एक बार समझाने की कोशिश करें, जो खाना आया उसको किस तरीके से डिस्टर्ब करता है डायबिटिक पेशेंट को? सो जब खाना इधर आता है जनरली तो खाना इधर मिक्स होता है, एसिड है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे ग्रेलिन वगैरह रिलीज होते हैं, उसके बाद इधर एसिड से चर्न होता है खाना, और उसके बाद डिओडिनम में जाता है। डिओडिनम इधर डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो डिओडिनम के बाद जीआईपी हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके बाद ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये अब वहाँ गया। अब अगर हम सर्जरी की बात करें तो उसमें आप कैसे क्या करते हैं, उसकी जरा सा एक बार अगर हम वानगी देखें और उसको हम दिखाने की कोशिश करें। तो ये नॉर्मल अनाटोमी है स्टमक का। इसका नाम है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और वन अनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। मिनी का मतलब एक ही अनास्टोमोसिस है, उसीलिए मिनी करके वर्ड एक ऐसे ही यूज़ कर रहे। तो ये नॉर्मल अनाटोमी स्टमक है, तो हम इधर से इसको स्टेपल लेके कट करते हैं। दिस एंटायर एक ट्यूब रिफैशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये स्टमक का ये अराउंड लाइक लेस देन 100 ml का एक पाउच बनाते हैं, गैस्ट्रिक पाउच। ये स्टेपल से ही होता है जनरली। ओके, एंड ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक है। ये सर्जरी पैनक्रियाज पे नहीं है, ये सर्जरी स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे ही है। ओके, तो ये स्टेपल करके ये एक ऐसा छोटा सा ट्यूब क्रिएट करते हैं। बाद में इनका जो पेशेंट का मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, बीएमआई पेशेंट है, वेट जितना है, ये सब देख के ये लेंथ ऑफ बाईपास करना है इंटेस्टाइन। तो ये लेंथ ऑफ बाईपास इंटेस्टाइन को इधर जोड़ते हैं। ये जिजिनम होता है। तो जनरली बिटवीन 160 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइन इज बाईपास। तो इसमें बाईपास ये होता है कि फूड इधर से जब आता है डायरेक्टली फूड इंटेस्टाइन में जाता है, और इधर से GLP-1 हार्मोन, पेप्टाइड वाई हार्मोन, ये सब रिलीज हो जाते हैं। दीज आर इनक्रेटिन हार्मोन्स। और जो गैस्ट्रिक स्टमक जूस था, जो बाइल आ रहा था, जो पैनक्रियाज का जूस है, वो स्टमक के कॉन्टैक्ट फूड के कांटेक्ट में नहीं आएगा अप टू 180 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर जो बाईपास है, उसके बाद से ही फूड से मिक्स होता है। तो इसका ये है कि जब फूड आता है डायरेक्टली इधर जाता है, ये कोई इधर डाइजेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एंट्री इनटू द इंटेस्टाइन हो रहा है, तो ये GLP हार्मोन स्टिमुलेट होकर इंक्रीज करता है। तो ये एंटी इनक्रेटिन एंड इनक्रेटिन हार्मोन्स इतना हेल्प करते हैं। जैसे एक रूम है, रूम के अंदर सेल्स के अंदर ऑर्गेनल है, डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो जो दरवाज़ा है इसको हम बोलते हैं जहाँ से इंसुलिन एंड ग्लूकोज अंदर आता है। तो ये दरवाज़ा इतना टाइटली पकड़ा है, ये रजिस्टिंग फैक्टर्स, एंटी इनक्रेटिन फैक्टर्स की दरवाज़ा नहीं खोल रहे। और जो कॉरिडोर, जो ब्लड वेसल की तरह कॉरिडोर है जिसमें से ग्लूकोज एंड इंसुलिन वगैरह आ रहे, तो वो अंदर आ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टिंग फैक्टर्स। और जब ये सर्जरी होता है, ये एंटी इनक्रेटिन हार्मोन्स एक ही बार गिर जाते हैं। जैसे ये जो ग्रेलिन है, लेप्टिन है, बाद में GIP हार्मोन भी गिरता है, ग्लूकेगॉन गिर जाता है। सो बहुत सारे ये हार्मोन्स गिरते हैं, और GLP हार्मोन, पेप्टाइड, ये सारे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। तो दी फेवरेबल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और अनफेवरेबल हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं। तो उससे दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है, पैनक्रेटिक फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। इसका ये भी एक इफ़ेक्ट है कि वेट लॉस अराउंड 20 to 30% होता है, और इनको प्रोटीन एंड विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं बात सर्जरी की। तो क्या ये मैनुअल सर्जरी होती है, क्या ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, या फिर क्या ये रोबोटिक सर्जरी होती है? जनरली ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक होती है, और छोटे छोटे छेद है 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो, 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर के इंसिजन्स होते हैं। अराउंड बटन होल सर्जरी बटन होल सर्जरी है जनरली। ये सर्जरी रोबोटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इट इज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ द सर्जन एंड द पेशेंट, लेकिन पेशेंट आउटकम में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, आई एम मोर कंफर्टेबल विद डूइंग लैप्रोस्कोपी
एंड देर आर फ्यू सर्जन्स हु प्रेफर टू डू इट बाय रोबोटिक. कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पेशेंट के लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं. अब अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसमें सर्जरी में कितना वक्त लगता है और पेशेंट को रिकवरी होने में कितना वक्त लगता है, और इस सर्जरी के बाद कितने देर बाद या कितने दिनों के बाद उसे डायबिटीज़ की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी गारंटी होती है? देखिए जनरली जैसे अगर ये मैं अब हमारा यूनिट का प्रोटोकॉल बताना चाहता हूँ. हम पेशेंट को जनरली वेडनेसडे आफ्टरनून एडमिट करते हैं. दे अंडरगो मल्टी डिसिप्लिन टीम वर्कअप एंड चेकिंग फॉर द क्लियरेंसेस. और इसमें ये होता है कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कार्डियोलॉजिकली इको वगैरह होता है, कार्डियक फिटनेस लेते हैं. बाद में पल्मोनरी मेडिसिन को दिखाते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन का फिटनेस लेते हैं. बाय डूइंग ए स्लीप स्टडी, रात में स्लीप स्टडी होता है, उसका रिपोर्ट सुबह आता है, तो अगले दिन पल्मोनरी मेडिसिन के पास जाके वो पीएफटी भी करके, वो पीएफटी वर्कअप करके वो फिटनेस लेते हैं. उसके बाद अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो हम एंडोक्राइनोलॉजी का हेल्प लेते हैं. जनरली शुगर ज़्यादा ही रहता है इन पेशेंट का, तो एंडोक्राइनोलॉजी का हेल्प लेते हैं टू मेंटेन द पेरी ऑपरेटिव ब्लड शुगर कंट्रोल. क्योंकि देखो हाई HbA1c है, 12 है, 11 है, इनका HbA1c इतने सालों तक तो कम नहीं होगा, तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में तो कम होना नहीं है. तो दैट जनरली वर्ल्ड स्टैंडर्ड बोलता है कि लेस देन 8 HbA1c इज़ टू गिव द फिटनेस फॉर सर्जरी. लेकिन इसके बेसिस पे हम फिटनेस कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के लिए तो सर्जरी हो रहा है ये. तो बट ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी, एट द टाइम ऑफ द सर्जरी शुगर मेंटेन करना ज़रूरी होता है. लेकिन आफ्टर द सर्जरी इमीडिएटली सारे शुगर के मेडिसिन बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बाद शुगर डाउन होता है. जनरली बाय यूनिंग इट शुड बी नॉर्मलाइज. अगर यूनिंग नहीं होता तो अगले दिन तक तो जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है शुगर्स. दूसरी बात यह है कि किस एज ग्रुप के मरीज़ों को आप सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, या फिर सर्जरी करते हैं, या फिर अक्रॉस द एज ग्रुप आप सर्जरी कर सकते हैं? देखिए एज पर द गाइडलाइंस है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, वो मेंशन करता है कि बिटवीन 18 to 65 ईयर्स एज में अभी तक गाइडलाइंस है. बहुत सारे पेशेंट्स है इन इंडिया हु आर मोर देन 65 ईयर्स एंड लेस देन 80 ईयर्स जो अप्रोच कर चुके हैं हमारे पास फॉर द सर्जरी. वी आर अनेबल, वी हैव नॉट टोल्ड देम वी विल नॉट बी डूइंग, बट वी आर वेटिंग फॉर द एथिक्स क्लियरेंस एंड मल्टी डिसिप्लिन क्लियरेंसेस. वो जब हो जाता है, क्लियरेंसेस मिलता है, तब हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ हाई वॉल्यूम सेंटर है हमारा. और दूसरी बात, लेस देन 18 ईयर्स में जनरली मैक्सिममली डाउन तो 16 ईयर्स तक जा सकते हैं, उसके नीचे जनरली हम सर्जरी ये प्रेफर नहीं करते, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ये सर्जरी नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ही है. मतलब 15 से 65 साल की उम्र के लोगों की आप सर्जरी कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो 18 to 65 ईयर्स के लिए रिकमेंडेड है. और दूसरी बात ये है कि इस सर्जरी में खर्चा कितना आता है, अगर हम एम्स की बात करें और एम्स से बाहर की बात करें? और दूसरा, आपने कितने पेशेंट पे शोध किया है इस सर्जरी के लिए? एम्स में जहाँ तक कॉस्ट की बात है, ये ज़ीरो है, क्योंकि एम्स में सब कुछ प्रोवाइडेड है. तो एम्स में कोई चार्जेस नहीं है. और जहाँ तक बाहर की सवाल है, जहाँ मैंने सुना है ऐसे, इट कॉस्ट बिटवीन 3 to 6 लाख. जनरली ये लैप्रोस्कोपिक होता है, तो हो सकता है लैप्रोस्कोपी की चार्जेस 4-5 लाख हो एंड रोबोटिक के लिए 6 लाख चार्ज होता हो. बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट. क्योंकि अगर समझिए कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, और हमें सबको मालूम है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ से ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर वो कंसिडर करते हैं और समझिए कि पेशेंट डायलिसिस पे जाना है या ट्रांसप्लांट करना है, उसका अपने आप एक खर्च है. रेटाइनोपैथी के लिए लेज़र सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, एम्पुटेशन या स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है लिम्ब इश्कीमिया के लिए या पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ के लिए. करोनरी आर्टरी बाईपास इन केस ऑफ हार्ट अटैक के लिए या स्ट्रोक के लिए आईसीयू या स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. ये सब कुछ खर्चा देखेंगे एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अफेक्टेड, रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी इज़ डिलेड. ये सब खर्चा देखेंगे तो ये सर्जरी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड द कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट रियली सिग्निफिकेंट, दे आर मिनिमल. द मेन आंसर लाइज इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड एड्रेसिंग दैम. हमने अबाउट 35 पेशेंट्स में सर्जरी की है जो कोर डायबिटीज़ है. सर्जरी के जनरली फ्राइडे सर्जरी हम करते हैं, और सर्जरी के बाद शाम तक ये डायबिटीज़ की मेडिसिन सारे बंद करते हैं. डायबिटीज़ की सर्जरी, इस सर्जरी के बाद जनरली दवाई ज़रूरत नहीं पड़ी है. ऑल 35 आर ऑफ डायबिटीज़ मेडिसिन एंड दे आर लिविंग ए हैप्पी हेल्दियर क्वालिटी लाइफ.
चलिए, एक अच्छी खबर है उन मरीजों के लिए जो डायबिटीज़ से परेशान हैं और ख़ास करके उन्हें तरह तरह की दवाओं लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप एक सर्जरी के लिए जाएं तो उससे आप ठीक हो सकते हैं, जैसा एम्स की शोध में निकला है। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।